डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं वीर कोचिंग सेंटर रोहतास। ये आप लोग का यूट्यूब चैनल जो है न्यू है। आप लोग को इस पे जो है क्लास 10वीं का सबसे पहले बैच स्टार्ट हुआ है। हालांकि इससे पहले आप लोग को एक वीडियो लेकर आए थे आप लोगों को एनसीईआरटी मैथ के एक्सरसाइज 1.1 के बेसिक। आप लोगों को बेसिक बताए थे पिछले वीडियो में। अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा। ये भी आप लोग को एक्सरसाइज 1.1 का बेसिक ही है। अब बेसिक में आप लोगों को कुछ चीज सीखना होता है, उसके बाद आप लोग को एग्जाम्पल बनाते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज बनाते हैं, ताकि आप लोगों को कहीं से भी कोई ऑब्जेक्टिव में ना दिक्कत रहे ना सब्जेक्टिव में। तो इसलिए आप लोगों को हर चीज जानना जरूरी होता है। हर चीज अभी नहीं बता रहे हैं, आप लोग सीखते चलिए। तो चलिए सबसे पहले हम आप लोगों को यहाँ पे हम लोगों को बेसिक जानना है। तो बेसिक में आप लोगों को सबसे पहले यहाँ देख रहे होंगे तो हम लोगों को परिमेय जानना है। क्या जानना है? परिमेय। आप लोगों को परिमेय देखिए, अगर परिमेय की बात किया जाए तो परिमेय यहाँ पे देख रहे हैं 1.1। हालांकि परिमेय 1.1 का प्रयोग करके हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग एचसीएफ ज्ञात किए थे पिछले क्लास में। आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, क्लिक करके देख लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए आप लोग को ये जो है परिमेय 1.1 को कहा जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या परिमेयिका। ठीक है, परिमेयिका। तो एल्गोरिथम का प्रयोग तो हम लोग जान गए हैं, एल्गोरिथम का प्रयोग करके मौसा भी ज्ञात कर दिए हैं। तो आप लोगों को यूक्लिड विभाजन परिमेयिका जानना है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका तो ये क्या होता है? तो देखिए, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस में r, जहां 0 से बड़ा या बराबर r और r से बड़ा b। ये चीज को हम लोग पिछले वीडियो में बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करके बताए हैं आप लोगों को, आप लोग अच्छा से जान गए होंगे। ये कहिए कि एक तरह से भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस में शेषफल। तो ये चीज आप लोग को बता दिए थे। ठीक, अच्छा। इस परिणाम की जानकारी संभवतः बहुत पहले से थी। ये परिणाम जो मतलब था ये बहुत पहले से था, परंतु लिखित रूप से इसका सर्वप्रथम उल्लेख यूक्लिड एलिमेंट्स की पुस्तक 7 में किया गया था। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम माने कलन विधि है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहिए नहीं तो कलन विधि। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में ये जो है क्वेश्चन देता ही देता है, और आप लोगों को जानकारी रखना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को क्या कहता है, चाहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या निकालने की तकनीक है। कलन निकालने की तकनीक, ये आप लोग को टेक्निक है, कलन निकलेगा। कलन नहीं तो एचसीएफ। तो ये कलन विधि के नाम से फेमस हो गया है कि क्या है, ये कलन निकलता है इसके। कलन निकलने से कलन विधि कहिए, नहीं तो कहिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, इसी परिमेयिका पे आधारित है ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है, मतलब कलन विधि किस पे है? इसी पे है। तो ये आप लोगों को परिमेयिका इसी पे आधारित रहता है। यहाँ पे ये है आप लोगों को एल्गोरिथम। इनका पूरा नाम आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, मुहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। इनका जन्म 780 ईसा पूर्व से ये 850 ईसा पूर्व है। यहाँ पे आप लोगों को ईसा पूर्व नहीं है जी, सरयू शायद पूर्व है, सदी युग होगा। तो यहाँ पे देखिए, एल्गोरिथम परिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। एल्गोरिथम जो होती है क्या होती है? एल्गोरिथम इन्हीं का केवल एल्गोरिथम नहीं, दुनिया के तमाम एल्गोरिथम क्या होती है? सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, जो एक विशेष प्रकार के समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। कोई समस्या को हल करने की क्या करती है? विधि प्रदान करती है, मतलब विधि देती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, शब्द एल्गोरिथम 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। यह भी आप लोग को दे देगा। ये तो 9वीं शताब्दी आप लोग जान गए, ये याद रहेगा तब वो, नहीं याद रहेगा तब वो देता नहीं है। ठीक है, लेकिन 9वीं शताब्दी याद रखिएगा, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। हालांकि ये भी नहीं देता है कि कलन विधि का शुरुआत किसने किया, लेकिन आप लोगों को जानकारी तो कम से कम रहना चाहिए कि जो फारसी गणितज्ञ थे अल ख्वारिज़मी,
या कहिए कि मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, इनको शॉर्टकट में अल ख्वारिज़मी भी कहा जाता है। तो ये जो है आप लोग क्या किए, तो ये आप लोगों को एल्गोरिथम का प्रयोग करके मैंने बताएं। वास्तव में शब्द एलजबरा भी इन्हीं के लिखित पुस्तक हिसाब अल जबर व अल मुकाबला से लिया गया है। मतलब अलजबरा जो आप लोग पढ़ते हैं, a+b के होल स्क्वायर होल क्यू, a+b प्लस होल सी के होल क्यू होल स्क्वायर, ये सब अलजबरा जो पढ़े हैं इन्हीं के पुस्तक में लिखा गया था हिसाब अल जबर व अल मुकाबला। तो ये आप लोग को इस नाम से था, बाद में चल के अलजबरा बना। तो आप लोग खुद सोच सकते हैं, तो अलजबरा का जो प्रयोग या कहिए कि जो देने वाला है ये मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी ही है। अब परिमेयिका देखिए, परिमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। एल्गोरिथम क्या है, सिद्ध करने मतलब कोई भी चीज के हल करने के विधि देता है। एल्गोरिथम जो है एक प्रकार का विधि देता है, लेकिन परिमेयिका क्या है, सिद्ध किया हुआ कथन होता है। परिमेयिका मतलब ऑलरेडी सिद्ध किया हुआ रहता है, परिमेयिका ऑलरेडी सिद्ध किया हुआ रहता है। परिमेयिका ऑलरेडी ये क्या है, सिद्ध किया हुआ कथन होता है, ऐसा बात होता है। आना है तो नहीं तो घर जाओ। और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है यहाँ पे आओ नहीं तो घर जाओ। ये जो परिमेयिका होता है, आप लोग कोई भी परिमेयिका अगर पढ़ते हैं, ये आप लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ही नहीं, दुनिया का तमाम परिमेयिका जो होता है वो आप लोगों को परिमेयिका का क्या होता है, वो सिद्ध किया हुआ कथन रहता है। जो परिमेयिका अगर है तो समझिए पहले ही सिद्ध कर लिया गया है, लेकिन अब जो है कथन नया चीज सिद्ध करना है तो उस कथन का प्रयोग किया जाता है। मतलब यूं कहे कि परिमेयिका का यूज किया जाता है, परिमेयिका का प्रयोग करके कोई दूसरा चीज आप लोग सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे देख कह रहा है इसे एक अन्य मतलब दूसरा कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब परिमेयिका ऑलरेडी सिद्ध रहता है, अब इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं रहता है, ये सिद्ध रहता है किसी वैज्ञानिक को दिया हुआ रहता है। तो ये आप लोग जानेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। आप लोग ये चीज आप लोग जानते होंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF परिकलित करने की एक तकनीक है। आप लोगों को ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव के लिए है, ये प्रश्न देता है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से क्या ज्ञात की जाती है। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से आप लोगों को कलन ज्ञात की जाती है। कलन याद रहे तो भी ठीक, नहीं तो HCF याद रहे तो भी ठीक, मौसा याद रहे तो भी ठीक, आप लोगों को ऑप्शन के अनुसार दे सकता है। लेकिन ज्यादातर जो एग्जाम में आता है उसमें लिखा रहता है ऑप्शन में कलन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या ज्ञात करने की तकनीक है, तो कलन ज्ञात करने की तकनीक है। आपको याद होगा कि दो धनात्मक पूर्णांकों A और B का HCF वह सबसे बड़ा पूर्णांक D है जो A और B दोनों को पूर्णतः विभाजित करता है। बता रहे हैं तो लोग को HCF होता क्या है, इसे A और B ये लिया गया है, A और B लिया गया है, लेकिन समझ में आया नहीं है तो हम बताते हैं अपने से कोई एग्जाम्पल लेके। अपने से एग्जाम्पल लेते हैं आप लोगों को 100, अपने से जो एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे 100 लेते हैं, 100 और 125। अब इसका HCF क्या होता है, जिसे HCF निकलता है तो HCF होता कितना है, तो होता है यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं A और B का HCF वह सबसे बड़ा पूर्णांक D है जो A और B दोनों को विभाजित करता है। मतलब ये दोनों को विभाजित करने वाला बड़ा संख्या HCF होता है। जैसे दोनों कितना से कटेगा, दोनों हम कह रहे हैं 5 से कट जाएगा, देख लो दोनों 1 से भी कट जाएगा और दोनों 5 से भी कटेगा, तो दोनों 1 से कट जाएगा, दोनों 5 से कट जाएगा, दोनों 25 से कटेगा। इसके बाद अब दोनों जो है किसी से नहीं कटेगा, कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो ये जो सबसे बड़ा हो गया वही इसका मौसा हो गया, HCF हो गया जो बड़ा संख्या है। अब कहने का मतलब हम तुम लोग को बताते हैं, जैसे HCF किस स्थिति में ज्ञात की जाती है। अगर मान लेते 100 लीटर और 125 लीटर,
जैसे अगर ज्यादातर यादव के देखा जाए, यादव मतलब जो ग्वाला होता है दूध देता है, दूध देता नहीं, मतलब एक तरह से कहो कि दूध है क्या, बिजनेस व्यापार करता है। तो दूध का बिजनेस व्यापार कर रहा है, तो मान लो उसके पास दो टंकी है। टंकी बोले तो ड्राम, 2 ड्राम है। एक ड्राम में 100 लीटर है, एक ड्राम में 125 लीटर है दूध उसके पास। तो इसमें 2 ड्राम में इतना इतना है, तो बताओ अगर मान लो किसी को देना है कहीं पे, अब माप के देना है, अगर बारात में जाए ये वाला, अब माप के उसको देना है छेना बनाने के लिए, तो इसको किससे मापेगा? 1 लीटर से माप लेगा? तो हाँ, इसको 100 बार माप देगा तो हो जाएगा एगो ड्राम में के, तो कहेगा भैया 100 लीटर है पहला डब्बा में के, तो कहेगा दूसरा नापिए तब, तो 1 लीटर ले, फिर 125 बार मापेगा, तब कहेगा भैया 125 लीटर है इसमें, तो जोड़ के आप मैंने उतना हो जाएगा। तो क लीटर से मापा? 1 लीटर से, लेकिन 1 लीटर कम नहीं है, बहुत कम है, अब बहुत ज्यादा बार मापना पड़ा, मैंने मेहनत लगा कि नहीं लगा। तो उस घर से क्या चलेगा, 5 लीटर ही लेके कौची, तो 5 लीटर ही, 1 लीटर से काम नहीं हुआ तो 5 लीटर ही लेके चलेगा। तो 5 लीटर से इसको 20 बार माप देगा, इसको कब बार, 25 बार, तो हो जाएगा। कहेगा ना कि इसको 20 बार मापे हैं मतलब 100 लीटर हो गया, इसको 25 बार मापे हैं मतलब 125 लीटर हो गया। तो 5 लीटर ही से माप लेगा, थोड़ा जल्दी में पा जाएगा, है कि ना। लेकिन इतना सा भी काम ना चली, एक से और अच्छा काम चलाना है तो 25 लीटर ही घर से लेके आएगा, 25 लीटर ही, तो 25 लीटर से मापेगा इसको, तो 4 बार में माप देगा, इसको 5 बार में, एकदम जल्दी माप देगा। कहेगा भैया आपकी हम जल्दी माप दिए, ले लीजिए, अब मत कीजिएगा देर। तो 25 लीटर ही लाना पड़ेगा, अब 25 लीटर ही से आसानी से माप लेगा कि ना। तो सबसे बड़ा मान है को ये यूज करना चाहिए इसको, ताकि कम से कम बार में हो जाए। तो ये तो लोग को इसके लिए HCF ज्ञात किया जाता है, ये जो होता है सबसे बड़ा मान होता है। HCF निकालने की तकनीक तो बताएंगे हम, अभी बता रहे हैं HCF होता क्या है, तो यहाँ पे समझ में आया होगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं आप लोग को, हालांकि A और B था, तो A और B से थोड़े उतना समझ में आएगा, तो कोई ना कोई अंक लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को देखते हैं, यहाँ पे टिप्पणी, टिप्पणी का मतलब कुछ बात जो है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मतलब मौसा ज्ञात करने की जो तकनीक है, उसमें से कुछ बात होता है जो कि जानकारी होना चाहिए। क्या है? पहला, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परस्पर इसके अंतर्निहित है, कि लोग प्राय यूक्लिड विभाजन परिमेयिका को है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। ये मतलब क्या है ना, मतलब ये परस्पर क्या है, अंतर्निहित है, माने एक ही में है, एक के जैसा है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका या एल्गोरिथम को क्या समझता है, एक ही समझता है, एक ही समझता है। मतलब आप लोग कहने का मतलब ये है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका को ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है, ये एक जैसा ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कह सकता है। ये टिप्पणी में बात लिखा गया है। टिप्पणी मतलब यही होता है, जैसे कोई चीज पे तो लोग भी टिप्पणी करता है ना, कोई लड़का यहाँ से गुजरा, अरे जान रहा है लड़का जो है ना उधर जाता है, ये लड़का जो है ना उनका लड़का है, ये लड़का जो है बहुत गलत है, सही है, ये लड़का जो है पढ़ने में ठीक है, तो इस तरह से अपना बात तो उस पे टिप्पणी करता है। तो भाई टिप्पणी ये किस पे किया जा रहा है, HCF वाला मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाला विधि पे। तो विधि यही है कि दोनों को क्या है, एक ही कहा जा सकता है कि नहीं। यहाँ पे देखो दूसरा कह रहा है, यद्यपि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम चाहे परिमेयिका को केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए होता है। मतलब अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अगर माइनस के लिए निकालने के लिए आ जाए, माइनस में 20 और माइनस में 5 चाहे प्लस में मान लो 7 रहे, तो इस पे आप लोग का HCF नहीं निकलता है। दोनों का दोनों क्या होता है, धनात्मक होना चाहिए, मतलब धन होना चाहिए, मतलब प्लस में होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए, तब जाके हम लोग निकालेंगे। तो ये चीज पता होना चाहिए, ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं हम। 2 नंबर कह रहा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q एक कोई पूर्णांक है। अब यहाँ पे ये है आप लोगों को उदाहरण नंबर 2, मतलब एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 1 जो है
हम पिछले क्लास में ही बता दिए थे। अब एग्जाम्पल नंबर 2 जानना है हम लोग को, तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, अब चलो सभी लोग अपना माइंड जो है फ्रेश करके रखिएगा ताकि किसी को ही पे कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोगों को दर्शाइए प्रत्येक धनात्मक, धनात्मक मतलब ये ऋणात्मक तो ले ही नहीं सकते हैं क्योंकि HCF की बात है, चाहे जो भी इस रूप में है हम लोग क्या लेंगे, धनात्मक ही लेंगे। तो धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है। तो यहाँ पे देखो ये विषम के रूप में होता है। तो अभी चलेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है ना, धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन बाबू ये चीज जान लो, धनात्मक पूर्णांक है, ये हम सम विषम नहीं बोले हैं अभी। एक सम है कि विषम है, बस धनात्मक कह दिए, मैंने प्लस में कह दिए अभी, कहे ना। तो अब देखो, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बता रहे हैं जी। एल्गोरिथम काहे नहीं लिखे, तो एल्गोरिथम काहे नहीं लिखे अभी अभी हम बता के आ रहे हैं यहाँ पे कि प्रमेयिका एक क्या है, सिद्ध किया हुआ कथन होता है, इसको सिद्ध नहीं करना है ना। इसे क्या किया जाता है, अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। तो बताओ हमने कि अन्य चीज सिद्ध करना है कि नहीं, हमने क्या सिद्ध करना है कि सम है कि विषम है। तो अन्य चीज सिद्ध करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे परिमेयिका लिखेंगे। परिमेयिका मतलब हम लोग को दूसरा चीज सिद्ध करना होता है तब लिखते हैं। कभी भी उसको दिखाना है तो वो तो एल्गोरिथम पे हम लोग चल सकते हैं, है कि नहीं, एल्गोरिथम तरीका देता है। लेकिन परिमेयिका क्या है, ये सिद्ध किए हुए, ये बात फिक्स है। क्या बात फिक्स है, तो इस बात से ये बात फिक्स है, ए बराबर BQ प्लस आर वाला बात फिक्स है। ये इस तरह से होगा, ए बराबर BQ प्लस आर, जहां Q कोई पूर्णांक है और 0 से बड़ा या बराबर आर, आर से बड़ा बी, ये चीज दिया है। जहां Q एक पूर्णांक है तो वही लिखे, Q कोई क्या है, पूर्णांक है ना। तो चलो ये चीज हम लोग लिख लिए, हालांकि इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत, तब देखो अब हम लोगों को यहाँ पे और एक चीज लिखेंगे, और माना b बराबर 2, कौची मानेंगे, b बराबर 2 मानेंगे। तब देखो बाबू b बराबर क्या मानेंगे, 2। तो अभी यहां से ध्यान दो, 0 से बड़ा या बराबर r, कौची r, आप बड़ा b की जगह पर क्या माने हो, b की जगह पर 2 माने हो। ठीक है, सम है तो सम के अनुसार हम लोग 2, क्या के 2q और 2q प्लस 1 है ना, तो इसलिए 2q माने हैं। तो यहाँ पे 0 से बड़ा या बराबर r, r से बड़ा 2, मतलब r के मान क्या होगा, 0 होना चाहिए। तो हाँ 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मैं 0 ले बड़ा होना चाहिए ना, तो हाँ 0 ले बड़ा हो सकता है। 2 ले लेकिन छोटा होगा, 2 नहीं होगा, 2 ले छोटा होगा। तो r के मान 2 गो निकल के आया, एगो 0 एगो 1, काहे कि r का मान कह रहा है 0 या 0 से बड़ा होगा।
यहाँ कह रहा है 2 से छोटा होगा, तो 2 से छोटा होगा माने 1 होगा, जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा 1, जीरो हो गया है कि नहीं। तो इतना तो लोग को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किए, इतना आ गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, देखो ध्यान दो बाबू। चलिए अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे आर के 3 मैंने 2 गो मान है, एगो 0 रख सकते हैं, एगो 1 रख सकते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अब आर के मान दोनों रखना पड़ेगा। तो लिखिएगा जब आर बराबर 0, पहले 0 रख लीजिए तब 1। अब किस पे रखना है, तो इस पे रखना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ एक बार हम लिख देते हैं, बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए ए बराबर बी, बी की जगह पर क्या माने हैं आप लोग, तो बी की जगह पर देखिए ऊपर में दिख रहा होगा 2 माने हैं, तो 2 क्यू प्लस में आर, आर की जगह पर क्या रखवा रहे हैं 0। तो यानी आप लोगों को 2 ए बराबर 2 क्यू आ गया। अब ये बताइए 2 क्यू सम किसको कहा जाता है, विषम किसको कहा जाता है, तो ये चीज बताए हैं आप लोगों को। वो संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है उसको सम संख्या कहा जाता है, और वो संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है उसको विषम संख्या। तो जैसे बता रहे हैं, ये 2q जो है 2q में 2 से भाग करते हैं तो 2 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा q। तो जो आएगा उससे मतलब नहीं है हम लोगों को, 2q जो टोटल था ये कट गया ना, तो 2q ये सम संख्या था, सीधा बात है। जैसे 34 सम संख्या के विषम, तो 2 ले भाग करेंगे तो 17 ले कट जाएगा ना, तो आएगा तो वो सम आएगा कि विषम आएगा उससे हम लोग को मतलब नहीं है। लेकिन जो 34 लिया गया था ये कट रहा है ना, तो हाँ, तो यानी यही जो आप लोग को हो जाएगा 34 सम संख्या। तो उसी तरह से 2q में भाग दिया जाए तो 2 से कट जाएगा, तो 2q क्या है, सम संख्या है। हालांकि अभी सम और विषम के बाद में बात करेंगे, लेकिन अब लिखेंगे जब r बराबर 1, क्योंकि r का मान 2 गो है, तो इस तरह से यहाँ हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस में r। तो यहाँ लिखिएगा a बराबर b की जगह पर 2 रखे हैं, यहाँ q, r की जगह पर क्या रखे हैं, तो r की जगह पर 1 रखे हैं, तो r की जगह पर हो जाएगा आप लोग को 1। तो यानी अभी नीचे तो जोड़ नहीं सकते क्योंकि ये चर है, ये अचर है, तो जुड़ेगा नहीं एक में, ज्यों के त्यों हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब आ गया आप लोग को 2 गो। तो लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन के ऊपर चल लेते हैं, क्या पूछ रहा था आप लोगों को। प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है। इसलिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक कितना के रूप में होता है। आप लोगों को मतलब यही वाला चीज बा, तथा के बाद प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1, तो 2q प्लस 1 के रूप में होता है। इतना ही लाना था, इतना ही दर्शाना था, इतना ही सिद्ध करना था, तो यहाँ लिख देंगे अब प्रूव्ड। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग नोट बना सकते हैं, उतार सकते हैं, हम आप लोग को दिखा देते हैं कहाँ ले कहाँ तक उतारना है। यह है आप लोग को एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे बस मतलब एगो हम चित्र में ला देते हैं आप लोग को। चलिए इतना है आप लोग को, बस इतना ही सोल्यूशन होगा, सीधा बात है आप लोग को। ये अगर कहिए ना कि ये विषम कैसे हो गया, 2q प्लस में 1 जो है विषम कैसे हो गया, तो देखिए 2q प्लस में 1, 2q सम है और सम में अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, विषम आएगा। तो सम में 1 जोड़ दिए तो विषम के रूप में है, तो इसलिए लिखे 2q प्लस 1 जो है क्या है, विषम पूर्णांक के रूप में है। ठीक है, तब चलिए इसके बाद हम चलते हैं आप लोग को
इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 4q+ में 1 और 4q+ में 3 के रूप में होता है, जहां q एक पूर्णांक है। तो यहाँ देखो जस्ट उसी के तरह क्वेश्चन है, ये आप लोगों को 4q है तो लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक विषम है कि सम है, हमको उससे लेना देना नहीं है। और माना b बराबर का 4q, 4 केवल है ना, ये 4q ना क्वेश्चन देख के प्रश्न के अनुसार b बराबर मानना पड़ता है आप लोग को, ये नहीं कि दिखता है कि इतना मान दीजिए। तो ये 4 माने हैं, हम लोग प्रश्न को देखते हुए 4 मान लिए b बराबर। ठीक है, तो अब इसमें हम b बराबर 4 मान लिए तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, परिमेयिका से। यहाँ पे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका जो सिद्ध किया हुआ पहले ही से रहता है, तो ये क्या रहता है, a बराबर b+ में r है ना, जहां 0 से बड़ा या बराबर r, r से बड़ा b। तो यहाँ a, तो a के जगह कौची, बोलो बोलो, b के जगह 4, तो b q के जगह q है ना, r। तो q जो है ना, q दिया है, q एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे कहाँ मान सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिएगा। तो जहां q एक पूर्णांक है तथा इतना है ना, मान लेना। यहाँ पे चलते हैं इसको और आगे लेके, जहां q एक पूर्णांक है। q क्या है, पूर्णांक मैंने पूरा पूरा अंक, पूर्णांक का मतलब है जैसे हम भाग देते हैं तो यहाँ पे a रहता है, यहाँ पे b रहता है, यहाँ पे q, तो यहाँ 4.5 बार में ले जाइए ना, या भाग जब करते हैं तो 4.5 बार में ले जाएंगे, तो हैं कि 4 बार में जाए, नहीं तो 5 बार में। डायरेक्ट पूरा अंक नहीं यहाँ लिखाता है, भाग देते हैं तो लोग कहता है 1 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, चाहे 3 बार में जाएगा, कभी भी पूरा अंक रहता है। तो q क्या है, पूर्णांक है, तथा जो है 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा b रहता है। ये चीज तो लोग जान गए हैं। तो यहाँ पे देखो बता रहे हैं तो लोग को, तो r है। अब बताओ, अब b की जगह क्या है, 4 है। तो यहाँ पे देखो 0 से बड़ा या बराबर b r, तो r की जगह 12 रहने दो, और उससे बड़ा को 4। तो अब बताओ, इसलिए r बराबर क्या होगा, 0 होगा, चलो ठीक है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और 4 नहीं होगा। 4 शेषफल नहीं बचेगा, b से छोटा रहना चाहिए। x का मान क्या है, b से छोटा रहना चाहिए। अब देखो तुम लोग को, अब यहाँ से आसानी से बनाएगा सम विषम। तो सम विषम चेक करने के लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा ना, तब रख दीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब देख रहे हैं, जब r बराबर, क्योंकि r का मान दिख रहा है 4 को, आप लोग को रखते हैं तो r बराबर 0 रखते हैं। जब r बराबर 0, तो यहाँ रखेंगे a बराबर bq+ में r, एक बार रख दिए। अब यहाँ पे रखेंगे a बराबर b, b की जगह क्या है 4, और q प्लस में r की जगह 0, तो a बराबर क्या आ गया 4q। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम चलते हैं, जब r बराबर 1, तो r बराबर 1 होगा तो डायरेक्ट अब लिख देते हैं, a बराबर होगा जगह 4q प्लस में 1। जब r बराबर होगा
2, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 4Q प्लस में 2। जब R बराबर क्या होगा, जब R बराबर 3, तो यहाँ हो जाएगा A बराबर 4Q प्लस में R था ना यहाँ पे, तो R की जगह पर क्या रखे हैं 3, है ना। तो अब क्या सिद्ध करने के लिए कह रहा था, विषम पूर्णांक इतना के रूप में होता है, तो विषम पूर्णांक सिद्ध करना था। कुछ विषम पूर्णांक तो लिखेंगे, अच्छा ये उल्टा नीचे ऊपर नीचे हो गया है। चलो अब कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि, अच्छा जिसमें भाग लग जाएगा 2 से तो सम, और जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा तो विषम। तो ऊपर में देखो 4 गो आया है, देखो एक वाइल में 4Q आया है ना। तो अब बताओ हमको 4Q क्या है, सम है कि विषम है। क्या कि 2 से भाग करेंगे कट क्या आ जाएगा 2Q। तो आने से मतलब नहीं कितना आ रहा है, लेकिन कट रहा है, तो 4Q क्या है सम है। तो 4Q में 1 जोड़ेंगे, तो 4Q सम है, सम में 1 जोड़ते तो विषम हो जाएगा। अच्छा 4Q प्लस में 2 है, क्या है 4Q प्लस 2, तो सम ये इतना सम है ना, सम में 2 जोड़ते हैं तो सम ही आता है। नहीं भरोसा है तो देखो 2 से भाग करके देखो, तो दोनों में 2 कॉमन ले लो, ले सकते हैं ना। यहाँ 2Q हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। इतना में 2 से भाग करके देखो, 2 से कट रहा है, 2 से पूरा पूरा कट जा रहा है, मतलब सम है। क्या है सम है। इसके बाद ये सम है, तो एक और जोड़ो, मैंने इतना कर दो 3 कर दो, तो वो विषम हो जाएगा। तो मैं विषम केवल दिखाने के लिए कह रहा था ना, तो लिखेंगे चूंकि 4Q 4Q प्लस में 2 एक धनात्मक सम पूर्णांक, कौन है धनात्मक सम पूर्णांक इसलिए चाहे अतः ना, इसलिए 4Q प्लस में 1 मैंने 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा विषम आएगा। और 4Q प्लस में प्लस 3 1 यहाँ पे इस तरह से होगा, एक धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक है, इतना ही लाना था कि नहीं कि विषम पूर्णांक कौन कौन है, 4Q प्लस में 1 और 4Q प्लस में 3, तो इतना ही लाना था, इतना ही हम लोग ला दिए और सिद्ध हो गया। यानी क्वेश्चन फिर से तुम लोग को दिखा देते हैं। तो 4Q प्लस में 1 और 4Q प्लस में 3 को लाना था कि ना, 4Q प्लस में 1 और 4Q प्लस में 3 कौची है विषम के रूप में है, बाकी सब सम के रूप में। सम वाला नहीं सिद्ध करना है, विषम वाला सिद्ध करना है। लेकिन हम लोग को तो कहना तो है ना, तो इस सम है। तो एक तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। इतना लेने के बाद आप लोग इसको भी ले लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 4। अब एग्जाम्पल नंबर 4 आप लोगों को समझना है। अब समझना कैसे, जानना कैसे, समझिए। 4 नंबर है, 4 नंबर है, तो 4 नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 है। ये एक्सरसाइज नहीं, एग्जाम्पल नंबर है। एग्जाम्पल नंबर ही आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आज की क्लास और आज के वीडियो में। यहाँ पे देखिए कह रहा है एक मिठाई विक्रेता, मिठाई विक्रेता माने जो भी मिठाई बेचता है, के पास 420 काजू की बर्फी और 130 बादाम की बर्फी, 2 खल के बर्फी है, 420 गो और 130 गो। वह इनके जानकारी ढेरिया बनाना चाहता है। ढेरी, ढेरी मतलब समझ रहा है, बेचने के लिए मिठाई के ऊपर मिठाई, मिठाई के ऊपर मिठाई, काउंटर में सरियावल रहला, सरिया रहता है, ढेरी बनाता है मिठाई का। तो ये भी बेचारा मिठाई की ढेरी बनाना चाहता है, ठीक है। तो कह रहा है इनकी ढेरिया बनाना चाहता है, चाहती है चाहता है जो भी, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। ढेरी में बर्फी की संख्या क्या रहे
समान रहे। ऐसे मान लो, जैसे कहने का मतलब है एगो ढेरी बनाया तो मैं मान लो 30 गो मिठाई है, तो अगले में 30 गो, अगले में 30 गो होना चाहिए, है कि ना। अच्छा, और ये ढेर या बर्फी के परात में न्यूनतम स्थान घेरे, न्यूनतम माने कम से कम स्थान घेरे, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा ढेरी बनो, ढेरी की संख्या ज्यादा से ज्यादा रहो। मतलब मान लो है परात है, परात है जो भी हम लिए हैं, यहाँ पे परात है। अब परात में जैसे तीन तीने गो रहो, 8 गो रहो, 10 गो रहो, तो कम स्थान कब घेरी, जब कम कम मिठाई रही, जब कम कम मिठाई रही। आ कम कम कह रहा ना कि न्यूनतम स्थान घेरे, तो न्यूनतम स्थान घेरे मैंने कम स्थान घेरे, तो परात में कब मिठाई रखला पर कम स्थान घेरेगा, अरे बहुत कम कम गो, कम कम रखेंगे ना तो कम कम जगह घेरेगा परात में, लेकिन ढेरी ज्यादा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो वही तो है, ढेरी की अधिकतम संख्या ज्ञात करना है। तब देखो यहाँ कह रहा है इस काम के लिए प्रत्येक में ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, मैंने प्रत्येक ढेरी में कितना बर्फी रखा जा सकला। अब इसका HCF ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ पे देखते हैं, हॉल में ये हिंदी लिखना पड़ेगा आप लोगों को, आप लोगों को थोड़ा सा हम हल करेंगे, लेकिन ये हिंदी लिख लीजिएगा। यह कार्य जांच और भूल विधि से किया जा सकता है। जांच और भूल विधि मतलब सोच सोच के कल जा सकला कि कगो ढेरी सरियावल जाओ, चाहे कगो एगो ढेरी में कगो मिठाई रखल जाओ, इहो जांच के पता चल जा सकला। लेकिन वो जांच या वो चीज के प्रयोग ना करेंगे हम लोग, कह रहा है, परंतु इसे हम एक क्रमबद्ध रूप से करने के लिए हम HCF ज्ञात करते हैं। क्रमबद्ध मैंने कोई नियम तरीका से करे खातिर क्या करिएगा, HCF, नहीं तो सोच सोच के भी ज्ञात कर सकता है। तब हम इस HCF से प्रत्येक ढेरी में रखी जा सकने वाली बर्फियों की अधिकतम संख्या ज्ञात करेंगे। तो बर्फी में कितना जो है ये ढेरी में कितना बर्फी है, तो बर्फी की संख्या पता चल जाएगा, जिससे ढेरियों की संख्या न्यूनतम होगी और परात में ये बर्फियां न्यूनतम स्थान घेरेगी। तो यहाँ ढेरी जो है कम हो, ढेरी क्या है, कम होना चाहिए। अब देखो तू लोग को पहले समझते हैं, क्वेश्चन समझते हैं, तू लोग ध्यान से देखना। तो जैसे मान लो 400, पहले भूल चुक विधि कैसे ही कह रहा, जांच भूल विधि, तो पहले ये भी विधि कर लेते हैं। 130 बताओ, हम दू गो अगर एगो ढेरी में दू गो मिठाई सरिया है, एगो ढेरी में दूगो, ऐसे ढेरी बन सकता है ना, जैसे मान लो एगो मिठाई है जी, दूगो 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 दूगो, मैं दूगो यहाँ पे, दूगो वहां पे, दूगो वहां पे, वहां पे बहुत तरह के रह सकता है। जैसे पहले तोहनी के मम्मी हलवा बना रही होगी, तो हलवा के ढेरी बना देती होगी, नहीं तो हलवा के जो भी गोला बना देती होगी, है ना, 5 गो बना देती होगी, एगो उठा के खाए के बाद एगो ऑप्शन रहता है। ऐसा कुछ कुछ बनाती होगी जो कि अच्छा भी लगता होगा, लेकिन तुमको अपने हिस्सा से ज्यादा नहीं मिल सकता है, तो ऐसा क्या करता है ना, ढेरी बना देता है। जैसे उसके घर चोखा का बन जाता है ढेरी, तो चोखा के ढेरी बना दो, अपने चोखा उठाओ, उतने में तू खा, ये नहीं है कि चोखा बेसी ले लो। चोखा के ढेरी एक जगह ऐसे रख ले ना, तो कोनो कम ले लेगा, कोनो बेसी ले लेगा, कोनो घट जाएगा, कोनो बच जाएगा, इस तरह से होगा। और ढेरी बन गया तब जितना हिस्सा में मिला है उतना खाओ। तो उस तरह से ढेरी बनाना है। मान लो मिठाई के ढेरी बनाना है, तो दूध को रखेंगे तो हो जाएगा ना। तो दूध को जब रखना शुरू करेंगे ना बाबू, तो इसको रखेंगे 210 जगह, तो ढेरी क्या हो जाए, 210 को हो जाए। आ क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है कि बर्फी में न्यूनतम स्थान घेरे। न्यूनतम स्थान कब घेरेगा, एगो ढेरी में ज्यादा रख दो मिठाई, है में ज्यादा, तो 3-4 गो ढेरी में रखवा दे, तो ज्यादा मिठाई रखो, एगो ढेरी में ज्यादा मिठाई रखो। तो दूध को रखेगा तो दूध को पे भी हो जाएगा, है ना। लेकिन ये 210 ढेरी बनाना पड़ेगा, ये कितना, 65 गो ढेरी, तो बहुत ज्यादा ना ढेरी हो गया। ढेरी की संख्या क्या हो, कम होनी चाहिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि बर्फियों की अधिकतम संख्या होके के चाहिए, बर्फी ज्यादा होको, लेकिन ढेरी की संख्या जो है क्या है, न्यूनतम होगी। न्यूनतम माने
कम होगा, ढेरी कम होगी चाहिए, तो दू को रखला पर बहुत ढेरी बन जाई है कि ना। तो अब बता, चार को रख सकते हैं तो ना, पाँच गो तो हाँ, एगो ढेरी में 5 गो मिठाई रखो, एगो ढेरी में कितना, 5 गो मिठाई। तो 5 गो रखेंगे तो क गो ढेरी बनाना पड़ेगा, 84 गो ढेरी, कगो 84 गो ढेरी। अगर 5 गो रखवाएंगे तो ये हो जाएगा 26 गो ढेरी, 26 गो ढेरी बनाना पड़ेगा। तो 5 गो मिठाई रख सकते हैं हम, 10 गो भी रख सकते हैं, तो हाँ 10 गो मिठाई रखेंगे तो है 42 गो ढेरी बनेगा, है 13 गो ढेरी, है कि ना। तो 10 ले बड़ा जो है मेरे ख्याल से अब नहीं है। 10 ले अगर बेसी बेसी मिठाई रखना शुरू कर देंगे ना तो ढेरी तब बनेगा, कुछ मिठाई बचिए जाइए सही। तो सब ढेरी में मिठाई की संख्या बराबर भी तो होना चाहिए। तब 10 गो रख दो, केवल 42 जगह इसको रख दो और इसको 13 जगह रख दो। तो एक गो ढेरी में कम मिठाई होना चाहिए, अधिकतम 10 गो, तब जाके ढेरी जो है कम से कम बनी। हाथना पे भी हो जाई काम, लेकिन ढेरी ज्यादा हो जाई, 5 गो मिठाई रख लिए मैंने एक जगह। तो ये भूल जांच विधि द्वारा कर लिए, हालांकि हम HCF ज्ञात करके भी कर सकते हैं। तो ये चीज हिंदी तो हल वाला हिंदी ये लिखा गया है, आप लोग भी लिखिएगा। अब इसके बाद लिखेंगे हम लोग एक विधि लगाएंगे, कौची एक विधि। अब इसमें दोनों में देखेंगे 420 और 130 में दो बड़ा कौन है, तो बड़ा ये है। हल मत लिखिएगा यहाँ, हल एक जगह लिख दिया गया है, तो ये बड़ा है, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ लिख देते हैं पहले यूक्लिड एल्गोरिथम, कहे कि वही विधि लगाते हैं हम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या कि अब सिद्ध नहीं करना है तो परिमेय नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पे अब हम सिद्ध करना है ना एल्गोरिथम, अब परिमेय यहाँ नहीं लिखेंगे, परिमेय सिद्ध करने के लिए लिखा जाता है ना, तब एल्गोरिथम लिखा है। तो यहाँ पे ये बड़ा है ना बाबू, ये छोटा है, तो क्या करेंगे हम, बड़ा वाला में छोटा वाला से भाग करते हैं, तो लिखेंगे 420 में, बोलो तो कौची से, 130 से भाग करने पर। अच्छा ये चीज, इसको लिखने से पहले एक लाइन अगर ई वाला लिख लेगा तो और बेस्ट हो जाएगा, कौची, तो ए बराबर बी क्यू प्लस, और जहां 0 से बड़ा या बराबर आर, आर से बड़ा बी, लेकिन हम लोग को निकालने के लिए 0 आना ही चाहिए। HCF तभी निकलेगा जब पूरा पूरा विभाजन प्रक्रिया रुक जाएगा। विभाजन प्रक्रिया कब रुकता है, जब किसी के शेषफल जो है मैंने R जो है 0 आता है। तो पहले भाग करते हैं तो 130 में, अब भाग करेंगे 420 में, तो जाएगा कब ले, 2 ले 3 से जाएगा, तो 390 आ जाएगा, तो आ जाएगा कितना, 30 आएगा ना। तो लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, तब देखो तो लिखेंगे ए के जगह पर कितना, ए के जगह पर 420, 420 बराबर बोलो तो 130 गुणे 3 प्लस में आर है, तो आर की जगह पर 30 बच रहा है, तो 30, तो आर की जगह पर 30 है ना, तो लिखना है यहाँ पे जहां आर बराबर कौन ची बाबू 30 नॉट इक्वल 0। चलिए अब यहाँ पे आप लोग देख लिए आर बराबर 30 आया, लेकिन 0 नहीं ना है। और जब 0 नहीं आया तो आगे की प्रक्रिया करेंगे। आगे की प्रक्रिया में 2 चीज ध्यान देना होता है। अब इसको और इसको छोड़ दीजिए, इसको भूल जाइए। मतलब आप लोग 130 और 30, जिसे कहने का मतलब है, जिसे नहीं है कि मतलब आप लोग के खानदान में जैसे दादा परदादा छादादा लकड़दादा होते होंगे, तो उस तरह के उनको भूलते जाते होंगे और आगे के खानदान को लेते चले जाते होंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को 420 की प्रक्रिया हम किए हैं, इसको तोड़ दिए, तो 420 वाला को आप भूल जाइए। अब केवल 2 गो चीज देखिए, तो 2 गो चीज देखिए, तो इसमें यही बड़ा है, तो लिखिएगा आप लोग। अब विभाजन प्रक्रिया में क्या होगा, तो 130 में 30 से भाग करेंगे, भाग करने पर
तो 130 में 30 से भाग करेंगे, तो 30 से भाग करते हैं, तो 30 से भाग करते हैं जब 130 में, तो तुम लोग को भी पता है कि इसमें भाग करने के बाद क्या होगा, तो भाग करने के 4 से जाएगा और 4 से कटेगा यानी 120 आएगा, यानी शेषफल जो है 10 बच जाएगा। शेषफल कितना बचेगा? 10। यानी हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जब करते हैं तो a बराबर बी क्यू प्लस में आर होता है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखना है तो लिख देना, नहीं तो बस एक बार लिख दिए है ना, तो एक बार जरूरी होता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे 130 a की जगह पर क्या है 130, a मतलब भाज्य होता है, ये भाजक होता है, भागफल होता है प्लस में शेषफल, तो यहाँ पे भाजक क्या है, मैंने किससे भाग दिया 30 से, 30 गुणे क्यू, क्यू की जगह पर कितना वर्ग में है 4 वर्ग में, प्लस में आर, आर की जगह पर शेषफल जो बचा है 10, तो यहाँ लिखना होता है जहां आर बराबर कौची 10 और नॉट इक्वल 0, मतलब आर बराबर 10 आया लेकिन 0 नहीं आया, 0 नहीं आया तो आगे प्रक्रिया और भी होगा, तो मतलब हम लोग इसको छोड़ के ये दोनों को देखेंगे, मैंने इसमें भाग प्रक्रिया करेंगे, तो लिखेंगे अब 30 में 10 से भाग करेंगे, तो 30 में भाग करेंगे, तो यहाँ पे भाग करते हैं, तो 30 में 10 से भाग करना, 10 से भाग करते हैं, तो इस बार जो है विभाजन प्रक्रिया बंद हो जाएगा, मतलब ये है कि 30 जो है पूरा पूरा आ गया, मतलब शेषफल जो है 0 बच गया, नहीं तो कहीं कट गया, यानी शेषफल जब 0 बचता है तो वो भाग प्रक्रिया रुक जाती है, और जब भाग प्रक्रिया रुक जाती है तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि जिससे जब भाग प्रक्रिया रुके, जिससे रुके, या कहिए कि मतलब जब भाग प्रक्रिया रुक रहा है उस बी को, बी माने भाजक को HCF कहा जाता है, मान जब शेषफल 0 आएगा ना तो उस समय के जो बी रहेगा ना, बी मतलब भाजक, तो उसी को आप लोग क्या कहिएगा, वो HCF है। तो यहाँ पे लिखिएगा अब a बराबर बी क्यू प्लस में आर, तो यहाँ लिखिएगा 30 बराबर 10 गुने 3 प्लस में आर, आर की जगह पर क्या है 0 है, जहां आर बराबर 0, तो आर बराबर क्या आ गया 0 आया ना, तो जब आर बराबर 0 आ गया तब समझिए वो विभाजन प्रक्रिया रुक गया, तो इसलिए HCF बराबर क्या होगा, इसलिए HCF बराबर 10, मतलब इसको आप लोग कहिएगा, इसको HCF कहता है, मैंने जब लास्ट में बी रहता है जो बी, तो 10 हो गया। अब इसमें आप लोगों को कह रहा था कि जिसे 10 जो है मतलब एक ढेरी में मिठाई कितने होंगे, तो 10, एक ढेरी में 10 को मिठाई होंगे, मतलब ढेरी कितना बनेगा उससे मतलब नहीं है, जैसे 420 को मिठाई था तो वहां 42 को ढेरी बनेगा, 130 को मिठाई था तो 13 को ढेरी बनेगा, लेकिन एक ढेरी में 10, तो लिखेंगे अतः एक ढेरियों में मिठाई की अधिकतम संख्या, मिठाई की अधिकतम संख्या 10 होगा, ठीक है। तो यही चीज लाना था, इसको सिद्ध नहीं करना था, मान निकालना था। अब इसको सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, उतार लीजिएगा, यहाँ पे हम दिखा देते हैं, लगभग 2 गो स्क्रीनशॉट या 3 गो लगेगा आप लोगों को। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद ये हिंदी पहले उतार लीजिएगा, यहाँ पे लिखा गया हम लोग HCF निकालेंगे, तब HCF निकाल दिए हैं, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब ये HCF प्रक्रिया है आप लोग को, इसका स्क्रीनशॉट हो गया, इसके बाद आप लोगों को ये स्क्रीनशॉट हो जाना चाहिए, ठीक है। तब ये स्क्रीनशॉट हो गया। अब आप लोगों को आगे जो है यहाँ पे ये अब एक्सरसाइज आ गया, एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली आ गया। प्रश्नावली 1.1 जो है कल यानी अगले क्लास से शुरू किया जाएगा, अगले वीडियो में हम लोग को बताएंगे। आप लोग कोशिश यही कीजिएगा कि पूरा बेसिक एग्जाम्पल देख लीजिएगा, किसी को भी कहीं पे दिक्कत ना होना चाहिए। अगर दिक्कत हो भी रहा है तो वीडियो को दोबारा कोशिश कीजिएगा देख लेने के लिए। आप लोगों को हम कोशिश यही करते हैं कि कल जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सोल्व किया जाए, यानी प्रश्नावली को एक वीडियो या 2 वीडियो में ही खत्म कर दिया जाए। इसके बाद अगला प्रश्नावली के लिए बेसिक पढ़ेंगे। तो ठीक है, आप लोगों को अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि प्ले लिस्ट बना दिया गया है आप लोगों को,
प्ले लिस्ट में लाइन बाय लाइन से वीडियो शुरू से लेकर अंतिम तक मिलता रहेगा, आप लोग वहां देखते रहेंगे। ठीक है, आप लोग को मिलते हैं अगले वीडियो यानी अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।